बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एक टीचर थी। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं घर पर लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरे पास अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्लों से भी लड़कियां पढ़ने आती थीं। जितनी भी लड़कियां पढ़ती थीं वो सब जवान और ख़ूबसूरत थीं। मेरा शौहर ड्राइवर था, इसके पास अपनी वैन थी। वो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ता, फिर उन्हें छुट्टी के वक्त अपने घर वापस छोड़ता था। मुझे ट्यूशन सेंटर खोले 6 ही दिन हुए थे। इससे पहले मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ाती थी। पहले मैंने रक्षा लगवाया हुआ था, रक्षे पर स्कूल जाती और घर आती थी। लेकिन पैसों की बचत की खातिर मैंने छुट्टी के टाइम का रक्षा ख़त्म कर दिया था। मैं शौहर के साथ ही घर आती थी। हमारा घर छोटा सा था, इसलिए लड़कियों को सेन में ही ट्यूशन पढ़ाती थी। और इस दिन लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि मेरा शौहर आ गया। उसे देखते ही लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्या था कि लड़कियां मेरे शौहर को देखकर हंसने लगीं। मैंने उन्हें डांट दिया। वो मुंह पर हाथ रखकर दबी-दबी आवाज़ में हंसती रहीं। इन लड़कियों में एक लड़की ऐसी भी थी जो खामोश और संजीदा बैठी हुई थी। इसने भी एक नज़र मेरे शौहर को देखा था, फिर नज़रें झुका लीं। हैरत की बात यह थी कि मेरा शौहर भी इन लड़कियों को देखकर ज़ेर लब मुस्कुराया था और वो कमरे में चला गया। शौहर का मुस्कुराना मेरे दिल को धड़का गया। बहरहाल इसके कमरे में जाते ही मैंने सर को झुकाया और लड़कियों को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई। हमारी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं थी। हम मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे। मेरी सास तो फौत हो चुकी थी, लेकिन ससुर एक दीनी जमात के साथ तबलीग के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और वो इनकी वापसी का कोई पता नहीं था। मेरा शौहर शाम को देर से घर आता, लेकिन आज वो जल्दी आ गया था। मुझे बुरा लगा कि कोई शौहर मेरे शौहर को देखे। इस वक्त तो मैंने लड़कियों को कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच लिया कि अगर आइंदा उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो उन्हें सबक सिखाऊंगी कि किसी पर हंसना बुरी बात होती है। अगले दिन ही वैसा ही हुआ। लड़कियां मेरे पास ट्यूशन पढ़ रही थीं कि अकरम आ गया और लड़कियों ने इसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। इस दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लड़कियों को खूब डांटा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक गैर बंदे को देखकर हंसते हुए। लड़कियां खामोश होकर अपनी पढ़ाई में मगन हो गईं, लेकिन मेरा ध्यान जमीला की तरफ चला गया। इसने अकरम को देखा था, लेकिन वो हंसी ना थी। अलबत्ता इसने सर झुका लिया था, जैसे अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो। मुझे इसका ना हंसना और सर झुकाना अंदेशे में डाल गया था, जिसका मैं इजहार नहीं कर सकी। जमीला का ताल्लुक अमीर घराने से था। वो दूसरे मोहल्ले से पढ़ने के लिए मेरे पास आती थी। इसे इसका भाई छोड़कर जाता था और वही ले जाता था। अब तो मेरे शौहर ने भी घर जल्दी आना शुरू कर दिया था। दोपहर का खाना वो बाहर से खाकर ही आता था। आते ही मुंह हाथ धोकर और लिबास तब्दील करके वो कमरे में खिड़की के पास बैठ जाता था। मुझे इसका खिड़की के पास बैठना बुरा लगता था। वो खिड़की सेन की तरफ खुलती थी, जहाँ मैं लड़कियों को पढ़ा रही होती थी। मेरा शौहर इन पर अनपढ़ था। उसने एक जमात भी नहीं पढ़ी थी। उसने खुद बताया था कि उसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी अम्मा इसे स्कूल छोड़ आती थी। वो स्कूल से भाग जाता था और सारा सारा दिन आवारागर्दी दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। आखिरकार इसकी अम्मा ने तंग आकर इसे दर्जी की दुकान पर बिठा दिया था, लेकिन वहाँ भी वो चंद दिन रहा था, फिर भाग गया। जवान होने के बाद उसने अपनी वैन ली थी और जब से यही काम कर रहा था। उसे वैन चलाते हुए 4 साल होने वाले थे। मेरी भी अच्छी तनख्वाह थी, इसलिए हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। एक दिन मैं लड़कियों को पढ़ा रही थी। अकरम भी घर आ चुका था और कमरे में खिड़की के पास बैठा हुआ था। अचानक मेरी नज़र खामोश बैठी जमीला पर पड़ी तो मैं चौंक कर बढ़ी। जमीला पढ़ने की बजाय खिड़की की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे हुए थे और वो इनकार में सर हिला रही थी। मैंने मुड़कर शौहर की तरफ देखा तो मेरे शौहर की इंतहा न रही। अकरम इशारों में इससे कुछ पूछ रहा था और मुसलसल गैर मुसूस अंदाज में नफ़ी में सर हिला रही थी। अकरम सर पकड़ बैठ गया। मैंने फ़ौरन जमीला को टोका, जमीला क्या बात है, तुम टेस्ट की तैयारी नहीं कर रही? तुम्हारा ध्यान किधर है? जमीला घबरा गई और कहने लगी, सॉरी टीचर, दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। मैं उठकर इसके पास गई और इसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? वो घबराई घबराई दिखाई दी। मैंने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा तो अकरम वहाँ से हट चुका था और जमीला की नज़रें बार बार खिड़की की तरफ भटक रही थी। लेकिन मेरे पूछने पर इसकी घबराहट में इजाफा हो गया। कहने लगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे छुट्टी दे दें, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने एक तवील सांस ली और पूछा कि तुम्हारा तो घर दूसरे मोहल्ले में है और तुम किसके साथ जाओगी? वो खामोश रही। मैंने ट्यूशन
सेंटर में लड़कियों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि लड़कियां पढ़ती कम और मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करती थीं। इसलिए कोई भी लड़की मोबाइल नहीं लाती थी। अगर किसी भाई को बुलवाना होता था तो मैं उसे अपना फ़ोन देती थी और वो फ़ोन कर लेती थी। मैंने अपना फ़ोन मोबाइल जमीला को देते हुए कहा कि अपने भाई को बुला लो। इसने अपने भाई को फ़ोन किया लेकिन इसका फ़ोन बंद था। वो परेशान हो गई। इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैंने इसकी तबीयत ख़राबी के पेश नज़र अकरम से कहा कि वो जमीला को घर छोड़ आए। हालांकि जब मैंने अकरम से कहा था तो मेरे दिल को कुछ हुआ था, लेकिन मैं मजबूर थी। अकरम जमीला को लेकर इसके घर छोड़ने चला गया तो काफ़ी देर से घर आया था और ये सारा वक्त मैंने कांटों पर गुजारा था। मेरी तो तवज्जो पढ़ाई से भी हट गई थी और सारा ध्यान अकरम की तरफ लगा रहा था। जब वो घर आया तो मेरी जान में जान आई। तो मैंने महसूस किया कि अकरम भी कुछ परेशान लग रहा है। जब से लड़कियां पढ़ कर गई तो मैंने बातों बातों में अकरम को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इसने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरी बात हंसकर टाल दी। आज से पहले अकरम ने कभी अकरम को यूं महसूस परेशान और बेचैन नहीं देखा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अकरम कहीं जमीला के साथ नाजायज़ ताल्लुकात तो नहीं। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। वो शादीशुदा होने के बावजूद भी औरतों की तरफ देखना और माइल होने की तरफ कोशिश करता है। मुझे अकरम के साथ रहते हुए 1 साल हो गया था, लेकिन मैंने आज तक इसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। लेकिन शैतान का क्या, वो तो अच्छे अच्छों को भी बुराई की तरफ राग़िब करने पर मजबूर कर देता है। 6 दिन तक मैं नोट करती रही। अकरम मुसलसल जमीला की तरफ देखता रहता था और दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। न जाने ऐसी क्या बातें होती थीं जो मैं इनके इशारों को समझ नहीं पाती थी। मैं सोचने लगी कि क्या मुझे अकरम से बात करनी चाहिए या नहीं। अकरम किरदार का साफ शफाफ था। मोहल्ले वाले इसकी तारीफ़ें करते थे। मुझे लगता था जैसे अकरम और जमीला पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इस दिन तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब अकरम मुझे स्कूल से पिक करने आया तो जमीला भी वैन में सवार थी। जमीला खामोश और संजीदा थी। वो कम गो थी या किसी मजबूरी के तहत खामोश रहती थी, मुझे नहीं पता था। इसे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हुए 2 हफ्ते ही होने वाले थे और मैंने इसे कभी किसी लड़की से फजूल बात करते हुए नहीं देखा था। वो अपने मतलब से मतलब रखने वाली लड़की थी। वैन चलाते हुए भी अकरम बैक मिरर से उसे देखता रहता था और मैं परेशान रहती थी। अकरम गुस्से का भी तेज़ था, इसलिए मैं इससे बात करते हुए डरती थी कि कहीं गुस्से में आकर वो कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। दिन में नफसियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। मैं हर वक्त अकरम की निगरानी करने लगी थी। वो मोबाइल फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करता था, लेकिन जब से जमीला मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आई थी, जब से इसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया था, वो किसी न किसी बहाने से घर से बाहर चला जाता और कोनों में छुप कर जमीला से बातें करता रहता था। मैं सोचती थी कि आखिर जमीला में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? मुझ में आखिर क्या कमी थी कि अकरम जमीला की तरफ माइल होता जा रहा था? मैं कमसन और खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। हम दोनों कज़न थे, इसलिए मेरी अम्मा ने इससे मेरा रिश्ता कर दिया था। अम्मा ने मुझे अकरम के रिश्ते की बात की तो मैंने नफ़ी में खामोशी में रज़ामंदी दे दी थी, क्योंकि बकौल अम्मा के कि अकरम इनका खून और देखा वाला लड़का था। लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो आखिरकार फट ही पड़ता है। मैं अकरम और जमीला की आंख मचोली 6 दिन तक तो बर्दाश्त करती रही। फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं फट पड़ी और अकरम से पूछ लिया कि आप और जमीला का आखिर चक्कर क्या चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप और जमीला इशारों में बातें करते हैं। आपने जो भी बात करनी होती है खुलकर क्यों नहीं करते? कभी लड़कियाँ आपको देखकर हंसना शुरू हो जाती हैं। आखिर बात क्या है? अकरम मुझे बताएं। मेरे इल्ज़ाम पर अकरम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी और वो हैरान ही रह गया। नाहिद, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम पढ़ी लिखी होकर किसकी बातें कर रही हो? अकरम के अनजान बनने पर मुझे गुस्सा आया। गुस्से की शिद्दत से मेरा रवा रवा काँप रहा था। आप अनजान मत बने। आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बताएं, आपके जमीला के साथ क्या ताल्लुकात हैं? मैं तो फटी पड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे अपना घर बचाना था। मेरी बात पर अकरम को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा कि मेरा इससे जो भी ताल्लुक़ है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तुम एक काम करो, तुम्हें मेरे मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया और मैं सर घुटनों घुटनों में देकर रोने लगी। सारी बात वाज़ेह हो चुकी थी। अकरम और जमीला के दरमियान वाक़ई कोई ताल्लुक़ था।
वरना अकरम चिराग-पाह होने की क्या ज़रूरत थी? रोते-रोते मैं कब सोई मुझे पता नहीं चला। अकरम रात को देर से घर आया था। सुबह भी जब उठी थी, तो वो घर से जा चुका था। सोच-सोच कर मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा था। इसलिए मैंने स्कूल जाने से भी छुट्टी कर ली थी। मेरा सारा दिन अकरम और जमीला के ताल्लुकात के बारे में सोचते हुए रही और मैंने इसका ये नतीजा निकाला था कि शायद ये हमारी औलाद नहीं हो रही और अकरम को औलाद की खुशी चाहिए थी। इसलिए वो जमीला से दूसरी शादी करना चाहता होगा। अगर अकरम और मेरे दरमियान चंद दिन बोलचाल बंद रही थी, अकरम ने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। मैं रूठ कर मैके भी नहीं जा सकती थी, वरना मेरे पीछे अकरम क्या गुल खिलाए। एक रात मेरी आँख खुली तो अकरम बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं परेशान होकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन अकरम कहीं नहीं था। मुझे लगा वो छत पर होगा, तो मैं छत पर चली गई। अकरम छत पर मिलते ही फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ था। मैंने गौर से इसकी बातें सुनी तो वह कह रहा था कि जमीला तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में सारा पता चल चुका है। जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मुझे अपने पैर मन-मन के महसूस हो रहे थे। मैंने करवट बदल ली, मेरी आँखों से सैलाब बनकर निकलने लगे थे। थोड़ी देर के बाद अकरम भी आ गया था और वो कमरे में यूँ आया जैसे वो चोर आता है। मैंने सारी रात रोते हुए गुज़ार दी थी। मेरा शक हो गया था कि अकरम और जमीला के दरमियान कोई ताल्लुक है। अगले दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अकरम से दो टोक बात करूँगी, मैं या फिर जमीला। मैं अपना घर दाँव पर लगाने की ठान चुकी थी। इस दिन अकरम तो किसी काम से कहीं चला गया था, लेकिन जमीला ट्यूशन पढ़ने आ गई थी। मैं जमीला से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इस पर गुस्सा बेहद था और वो जानती थी कि अकरम शादीशुदा है। इसके बावजूद वो इसके ऊपर डोरे डाल रही थी और इसे फँसाने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों को पढ़ाने के बाद मेरा दिल बहक गया था, इसलिए मैंने लड़कियों को जल्दी पढ़ाकर छुट्टी दे दी थी। जब सब चली गईं और आखिर में जमीला जाने लगी, तो मैंने उसे रोक लिया और घबराई-घबराई हुई दिखाई दी। वो सोच रही थी कि मैंने इसको क्यों रोक लिया है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं जमीला से क्या बात करूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जमीला से बात करूँ कि वो मेरे शौहर का पीछा छोड़ दे, वरना मैं इससे घर वालों को बता दूँगी, तो शायद वो मेरी धमकी से डर जाए और अकरम का पीछा छोड़ दे। मुझे यही सूरत-हाल बेहतर लगी। मैंने इससे बात करना चाही थी कि अचानक जमीला को उल्टी आई और वो भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। इसके इस तरह उल्टी करने पर मैं हैरान रह गई। ये वैसी उल्टी थी जैसी ये हमला हो और मैं इसे देखती ही रह गई। जमीला ने मुझे बताया कि टीचर मैं हमला हूँ और आपका शौहर मुझे कह रहा है कि मैं अपने हमला होने के बारे में अपनी अम्मी को बता दूँ। जमीला की बात सुनकर मैं काँप कर रह गई थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे दिमाग में सोचों का चकराना शुरू हो गया कि जमीला के बदन में पलने वाला बच्चा अकरम का है। क्या अकरम इस हद तक गिर सकता है कि उसने एक कंवारी लड़की को हमला कर दिया? ये सोचकर ही मुझे यूँ लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं आपे से बाहर हो गई। मैंने जमीला को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, जमीला, ये क्या बकवास कर दी? इसने मुझे लगा जैसे वो मगरमच्छ के आँसू बहा रही हो। दिल किया इसका गला घोंट दूँ, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी क्योंकि इसके साथ अकरम भी बराबर का ज़िम्मेदार था। अकरम कम उम्र था और लड़की नासमझ थी, लेकिन वो तो समझदार था। इसे जमीला के साथ मुँह काला करने से पहले मेरे बारे में सोचना चाहिए था, अपने बारे में सोचना चाहिए था। जब ये दुनिया वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? जमीला मुसलसल रोए जा रही थी। वो बोली, टीचर, आप अपने शौहर के बारे में गलत सोच रही हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है और ना ही उन्होंने मेरे साथ मुँह काला किया है। वो नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो ऐसे ना होते तो शायद मैं खुदकशी कर चुकी होती। जमीला की ये बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं आँखें फाड़-फाड़ कर जमीला को देखती गई। इसके कहे गए अल्फ़ाज़ मेरे दिमाग बल्कि घर के दरों दीवार से टकरा कर बार-बार गूँज रहे थे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई जमीला। क्या अकरम ने तुम्हारे साथ? मैंने कहना चाहा तो जमीला ने मेरी बात काट दी। कहने लगी, नहीं टीचर, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने इन जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। उन्होंने मेरी हर कदम पर मदद की है और मेरा साथ दिया है। एक नवाज़ ही था जो दुनिया का घटिया तरीन और बदबख्त इंसान था। काश मैं नवाज़ की चिकनी चपड़ी बातों में ना आती। काश मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख़्याल होता। मैंने इससे नवाज़ के बारे में पूछा तो वह मुझे इसकी कहानी बताने पर आमादा हो गई। हम दोनों सहन में बैठकर कुर्सियों पर बैठ गए और जमीला बताने लगी, मैं जिस दिन कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ लड़के भी पढ़ते थे। मैं एक कम को लड़की थी, किसी से ज़्यादा बात दोस्ती नहीं करती थी। वहीं मेरी मुलाकात नवाज़ से हुई। नवाज़ खूबसूरत होने के साथ-साथ बहुत बातूनी था। मैं इसकी शख्सियत में ऐसी गुम हुई कि मुझे होश ही ना रहा। मेरा शुमार कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों में होता था। बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करने के ख़्वाहिं थे, लेकिन मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी।
पर मैं नमाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। वो कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत कि रांझा ने हीर से भी नहीं की होगी। इन बातों से मुतासिर होती रहती थी और मैं यही समझती रही कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। वो अमीर ख़ानदान का चश्मा चराग था। इसका बाप बहुत अमीर और असर और रसूख वाला आदमी था। मैं नवाज़ की मोहब्बत में इस अपने होश व हवास खो बैठी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है। इसके बारे में बहुत सी लड़कियों ने मुझे खबरदार किया था कि नमाज से बचकर रहना, ये लड़कियों को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। हम ना रोज़ाना रात को घंटों भर मोबाइल पर बात करते थे। मैं इससे कहती थी कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो अपना रिश्ता भेजो, लेकिन वो कहता था कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जब भी तैयार हुआ तो पहली फुर्सत में ही अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। हम दोनों इतने बेतकल्लुफ़ हो गए थे कि वो मुझसे दो चार बातें भी करता था तो मैं उसे रोकती नहीं थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का स्याहतरीन दिन था। जिस दिन मेरी सालगिरह थी, मैंने नवाज़ को बताया तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था और मैं इसकी मोहब्बत में चूर होकर सोचे समझे बगैर होटल पहुँच गई। इसने मेरी सालगिरह मनाई, फिर मैंने चाय पी तो मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। नवाज़ मेरी इज़्ज़त पर वार करके जा चुका था। मैं लूटी-पुटी घर पहुँची तो वालिदैन ने पूछा कि कहाँ गई थी? काफ़ी देर से घर पहुँची। मैं वालिदैन को क्या बताती कि मैं इज़्ज़त लुटवा कर आई हूँ। मैंने बहाना बनाया कि मैं सहेली की तरफ गई थी। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए इत्तला ना कर सकी। बहरहाल दिन गुज़रे ही थे कि पता चला कि मैं हमला हूँ। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नवाज़ से बात की तो वो साफ मुकर किया, बल्कि इसने मुझे बदकिरदार और घटिया लड़की तक कह दिया। इसने अपना गुनाह कबूल न किया और मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। इसने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया में रुसवा कर दूँगा। मैंने सोचा कि जब मेरे वालिदैन को पता चलेगा कि मैं हमला हूँ, तो वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं अकरम भाई की वैन में कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर आती थी। एक दिन मैं कॉलेज से छुट्टी से ज़रा पहले ही चली गई। मेरा इरादा खुदकशी करने का था। मैं शहर की तरफ जा रही थी कि ताकि नहर में जाकर छलांग लगा दूँ, अपनी जान दे दूँ। वहीं अकरम भाई का गुज़र हुआ। उन्होंने मुझे नहर से छलांग लगाने वाली थी कि अकरम ने मुझे बचा लिया। उन्होंने खुदकशी करने की वजह पूछी, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने वालिदैन को सच्ची बता दूँ ताकि वो इसको कोई कोई हल निकाल सकें। लेकिन मैं डरी हुई थी, इसलिए वालिदैन को ना बता सकी। मैं अबॉर्शन कराकर इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर मेरी वाकिफ़ नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। अकरम भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा की। उन्होंने कहा कि वो अपनी किसी जानने वाली लेडी डॉक्टर से बात करेंगे। अकरम भाई ने बताया था कि इसने कहा था कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और अपना घर ख़राब ना करें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और कहते थे कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता। इतना कहने के बाद जमीला खामोश हो गई तो मैंने सुकून की सांस ली। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी थी कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। बिना तहकीक किए मैंने अपने नेक शौहर पर इल्ज़ाम लगाया। मुझे अपना आप ज़मीन में धँसता हुआ महसूस हो रहा था। शाम को अकरम घर आया तो मैंने इससे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। इसने ना सिर्फ मुझे माफ़ कर दिया, बल्कि कहा बगैर तहकीक किए किसी पर इल्ज़ाम तराशी लगाना गुनाह है। जमीला मेरी छोटी बहन है और मुझसे जो कुछ हो सका मैं इसके लिए करूँगा। फिर हम दोनों ने एक लेडी डॉक्टर से बात की। जमीला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद जमीला हल्की-फुल्की हो गई और इसने ये तौबा कर ली और अंदर सज्जा किया कि किसी लड़के की चिकनी-चपड़ी बातों में नहीं आएगी। मैं सोचती थी कि इस सब में किसका कसूर है? लड़कियों का औबाश लड़कों की चिकनी-चपटी बातों में अगर आप अपना इनके सुपुर्द कर देते हैं या इनके वालिदैन का अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते हैं, वो क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, मोबाइल फ़ोन पर किससे बात कर रही हैं। आज वालिदैन अपनी में मस्त हैं और इनकी बेटियाँ अपनी इज़्ज़तों से हाथ धो रही हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि वो किसी को गलत कदम ना उठा